ससुराल में पहली सर्दी। बबीता रजाई में आराम से सो रही थी। तभी अलार्म में 8 बजते हैं और नींद में बबीता उस अलार्म को बंद कर देती है। तभी हाथ में कॉफी लिए उसकी माँ पुष्पा आकर कहती है, अरे बबीता बेटा, और कितना देर सोती रहेगी? चल उठ जा, 8 बज रहे हैं। कॉफी पी ले अपनी। माँ सोने दो ना, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। बहुत सर्दी हो रही है। इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई है, फिर भी मुझे तुझे रोज सुबह उठाने के लिए आना पड़ता है। उठ रही है या नहीं बेटा? अभी तो मायके में है, जब ससुराल जाएगी तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा। वहाँ तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। यहाँ तो मैं हूँ जो अभी तक तेरा काम कर देती हूँ। माँ वहाँ पर भी पड़ी रहूंगी मैं, कर लेगी मेरी सास। काश मुझे आपके जैसी सास मिल जाए जिससे मुझे काम न करना पड़े। हाँ बड़ा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी रजाई ही मुझे खींचनी पड़ेगी, फिर ठंड लगेगी तो उठ जाएगी। ऐसा कहकर पुष्पा उसकी रजाई खींच लेती है। तभी बबीता ठंड से उठ जाती है। अब चुपचाप उठ और ऑफिस जा, वरना घर की सफाई करियो और तांड पर भी चढ़कर सफाई करेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। पता था सफाई के नाम से फटाफट ऑफिस भागेगी। तभी बबीता फटाफट ऑफिस भाग जाती है। फिर शाम को वापस घर आकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। आज क्या है? आज तो थर्सडे है, इसका मतलब आज मुझे बनाना है। अब जाकर हाथ मुंह धोकर खाना बना, मैंने नहीं बनाया। माँ आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, मुझसे काम नहीं होगा और ठंड भी लग रही है। मैं हीटर के सामने बैठ रही हूँ, प्लीज आप खाना बना दो। कर दी ना तूने वही वाली बात। बेटा काम करने लग जा, आदत डाल ले। ससुराल में कोई तेरी ठंड नहीं देखेगा, काम हर हालत में तुझे ही करना होगा। मुझे भी तो ठंड लगती है, पर मेरे बारे में नहीं सोचती। माँ अगले हफ्ते पक्का खाना बनाऊंगी, अब आप क्यों सास बन रही हो अभी से? उसकी ये बात सुनकर पुष्पा फटाफट खाना बनाकर उसे दे देती है और हैरानी से बबीता कहती है, अरे वाह माँ, आधे घंटे में आपने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? जैसे बनाते हैं, तू होती तो 2 घंटे भूखा मार देती सबको, तब बनाती खाना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। सुधर जा बेटा सुधर जा, अभी भी वक्त है। खाना खाने के बाद पुष्पा बबीता से कहती है, तेरा काम कर दिया मैंने, अब जाकर रसोई साफ कर और बर्तन भी। माँ ठंड लग रही है, मुझसे नहीं होगा काम, ठंडे पानी में हाथ जम जाएंगे मेरे। गरम पानी रखा है, जा बर्तन मांझ, हाथ नहीं जमेंगे। बहुत काम से बचती है तू, मुझे माँ के शातिर दिमाग से कोई नहीं बचा सकता। चलो बर्तन मांझने। तभी माँ के कहने पर बबीता बर्तन साफ करती है और पानी को छूते ही कहती है, गरम पानी छूकर भी बहुत ठंड लग रही है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ करना आना चाहिए, गर्मी लगे या ना लगे काम जरूर करना चाहिए। वक्त बीतता है। बबीता को सारा काम अच्छे से आता था, फिर भी वो ठंड में आलस्य से काम करती नहीं थी, पर पुष्पा उसे जबरदस्ती करवाया करती थी। अगले साल पुष्पा अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के लड़के से कर देती है, जहां ससुराल में वो सबको खुश रखती है। पर 3 महीने बाद ही दिसंबर का महीना लग जाता है और फिर से बबीता को ठंड के कारण आलस आता है। एक सुबह वो बहुत देर तक सो रही थी। तभी राहुल उससे कहता है, बबीता कितनी देर सोओगी? जानती हो ना माँ को टाइम पर चाय नाश्ता चाहिए होता है। राहुल जी मुझे सोने दीजिए, मुझे ठंड लग रही है, एक और कंबल डाल दीजिए। माँ के आने से पहले उठ जाओ, ठंड तो 4-5 महीने रहेगी, तब तक बिस्तर में रहोगे क्या? राहुल के इतना कहने पर भी बबीता नहीं उठती, पर जैसे ही उसे अपनी सास की आवाज आती है वो झट से उठकर बैठ जाती है और तैयार होकर फटाफट से उसके लिए चाय बनाकर 15 मिनट में यशोदा के सामने हाजिर हो जाती है। माँ जी चाय पी लीजिए। इतनी देर कहाँ लग गई तुझे? कब से आवाज लगा रही हूँ। वो माँ जी मैं काम कर रही थी तो सुन नहीं पाई पहली आवाज। ठीक है, जैसे गर्मी में टाइम से उठकर खाना बनाती थी ऐसे बनाया कर अब भी। माँ जी ठंड इतनी पड़ रही है कि काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, ना जल्दी उठने का मन करता है। अपनी दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सारा समय पर ही होगा चाहे कुछ भी हो, इसीलिए कल से लेट नहीं होना चाहिए। अब जा,
कपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें धो दे। और हाँ, राशन ले आई हूँ, साफ कर दिए, अब धोकर धूप में डाल दे। जी माँ जी। ये कहते ही बबीता खाना बनाकर ठंडे पानी में कपड़े धोती है और कहती है, बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। मेरे तो हाथ बर्फ जैसे जम गए, मुझसे नहीं धुल रहे कपड़े। पर माँ जी ने कहा है तो मुझे धोने ही पड़ेंगे, इसके बाद और भी काम है और सारे ठंडे पानी का है। इस तरह बबीता सारे काम कर लेती है पर उसके हाथ सूज जाते हैं। एक दिन ठंड से कांपकर वो अपने कमरे में आकर राहुल से कहती है, राहुल जी, एक हीटर ले आइए, मुझसे सर्दी झेली नहीं जाती। देखिए ना, उंगलियां सूज गई है। मुझे आदत नहीं है ना, अपने घर नहीं करती थी। जानता हूँ तुम्हारी पहली सर्दी है और चिंता मत करो, कल हीटर ले आऊंगा मैं, ठीक है? शुक्रिया राहुल जी। तभी सास आकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है हीटर लाने की, बहू लकड़ियां जला ले, बिजली का बिल आएगा। सर्दी के मौसम बिजली बचाने के होते हैं। सास की बात सुनकर बबीता चुप हो जाती है। वक्त बीतता है। अब उसकी 1 साल की छोटी बच्ची थी जिसे सर्दियों में उसका ख्याल रखना होता था। तभी सास अपनी पोती को गोद में लेकर कहती है, अरे बहू, तूने इसे इतने मोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं? टोपा, जुराब, स्वेटर। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को सर्दी लगे। ठीक है, मैं इसे संभालती हूँ, तू जाकर काम कर ले घर के। बबीता घर के सारे काम कर लेती है। इसके बाद उसकी उंगली और ज्यादा सूजकर दर्द करने लगती है और वो अपने कमरे में रोते हुए कहती है, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि ससुराल जाऊंगी तब करना पड़ेगा। यहाँ मेरी सास के सामने बिल्कुल नहीं चलती थी और वहाँ माँ मेरे बिस्तर पर खाना ले आया करती थी। ऑफिस से आकर भी मैं खाना नहीं बनाती थी तो माँ ही किया करती थी। अरे बेटा, तू आ गई ऑफिस से? बेटा आज मुझे, माँ कुछ मत कहो, मेरी हालत खराब है। देखना कितना बुखार है ठंड की वजह से मुझे। मैं आराम कर रही हूँ, हल्दी का दूध ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। पुष्पा को भी 103 बुखार था। बावजूद इसके वो सारा खाना बनाकर अपनी बेटी को दूध और दवाई देकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठ नहीं पाती तो बबीता घबरा कर कहती है, माँ क्या हुआ आपको? बुखार कैसे हो रहा है? अरे बेटा, बुखार आ रहा है कल से। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना काम करती हो पर अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। क्या बताती? कल तुझे भी बुखार था, तुझसे खाना बनता नहीं, इसलिए मैंने ही बना दिया। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और बबीता अपने बीती बातों से बाहर आती है। ये क्या? लगता है मैं माँ को याद करने लगी थी। 4 बज गए, शाम की चाय बनानी होगी और मुन्नी को भी देखना होगा। बबीता चाय बनाकर सास को देती है और कहती है, बहू, 1 कप चाय से क्या होगा? अपनी माँ को तो चाय दे दे। क्या माँ आप आ गई? तभी बबीता अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? मैं तेरे लिए और मुन्नी के लिए क्या लेकर आई हूँ? सर्दी के कपड़े, और तेरे लिए गजक, और समधन जी आपके लिए ये ऊन का स्वेटर मैंने अपने हाथ से बनाया है। शुक्रिया समधन जी। बहू, तू रो तो ऐसे रही है जैसे जेल में बंद थी। नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद माँ को देखा तो आंसू छलक गए। सास कमरे में सामान रखती है तो पुष्पा अपनी बेटी को सूजी हुई उंगलियां दिखाकर कहती है, लगता है मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। यहाँ का सारा काम करती है ना? दवाई लगा लेना। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ससुराल जाकर करना पड़ता है। जितना माँ आप मेरे लिए करती थी उतना तो शायद मैंने कभी आपके लिए किया ही नहीं। कैसी बेटी हूँ माँ मैं। आप तो मुझे बर्तन धुलवाने के लिए गर्म पानी देती थी, पर यहाँ तो ठंडे पानी से ही सारा काम करना होता है। माँ जी बहुत बचत करती हैं। आई लव यू माँ, आप बहुत अच्छी हो और मैं भी अच्छी माँ बनूंगी अपनी बेटी के लिए, मुझे पूरा भरोसा है। दरवाजे पर खड़े होकर सास माँ बेटी की बात सुनती है, जिससे उसे अपने कठोरपन का एहसास होता है। इसलिए वो बबीता को बार बार कहना छोड़ देती है और उसके लिए हीटर लगा देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चारों तरफ मजदूर काम कर रहे होते हैं और एक तरफ भट्टी जल रही होती है, जिसके पास एक बहुत गरीब औरत अपनी पीठ पर अपनी बेटी को बांधे ईंट बनाने का काम कर रही होती है। तभी उसके पास वहां का मुनीम आता है। अरे क्या कर रही हो? इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो कल तक भी काम खत्म नहीं होने वाला। तभी तमन्ना की बेटी रोने लगती है। लो, रोने लगी अब तुम्हारी बेटी। अब बताओ
यहाँ काम करोगी या अपनी बेटी को संभालोगी? साहब, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही अपनी बेटी को दूध पिलाकर काम करना शुरू कर दूंगी। देखो, आज तो ये सब कुछ मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कल से तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर नहीं आओगी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और बेचारी तमन्ना अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को दूध पिलाकर फिर से ईंटें बनाने का काम शुरू कर देती है। ईंट बनाते बनाते उसके हाथ में चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। बेचारी तमन्ना रोते हुए अपने दर्द को सहन करती हुई ईंट बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसका पति भी ईंट बनाने का काम कर रहा होता है। शाम के समय वो दोनों अपना काम करने के बाद घर के लिए निकलने लगते हैं। अरे तमन्ना, आज तो मालिक ने पैसे भी नहीं दिए हैं, घर पर राशन भी खत्म हो रखा है। हाँ, ये तो है। चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। वो रास्ते से सफेद कट्टे उठा लेते हैं और उन्हें अपने सर पर ओढ़कर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी झोपड़ी के चारों तरफ से पानी टपकने लगता है। अरे बहू, तुम आ गई। चलो अच्छा हुआ, मैंने ये प्लास्टिक की पन्नियों को एक साथ जोड़ दिया। अब ये काफी बड़ी हो गई है। झोपड़ी के चारों तरफ पानी टपक रहा है। तुम धर्मेंद्र के साथ मिलकर ये झोपड़ी के ऊपर ढक दो। जी माँ जी, ये तो आपने अच्छा किया। ऐसा कहकर तमन्ना अपने पति के साथ मिलकर प्लास्टिक की पन्नी को झोपड़ी के ऊपर ढक देती है, जिसके बाद वो बचे हुए राशन से कुछ खाने पीने के लिए बना लेती है, लेकिन वो खाना कम पड़ जाता है। माँ, आपने खाना नहीं खाया? माँ, आप भी खा लो ना, आपको भूख नहीं लगी है क्या? हाँ बच्चों, ये खाना मैं खाऊंगी, तुम अपना खा लो। जैसे ही तमन्ना बचा हुआ खाना खाने वाली होती है, तभी उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, मेरा पेट नहीं भला, मुझे और खाना चाहिए। ये सुनते ही वो अपने हिस्से का खाना भी अपने बेटे को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। हरिहर और लता अपने साथ राजू, राधा और रोहन को सुला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना और धर्मेंद्र अपने साथ अपनी छोटी बेटी को सुला लेते हैं। आधी रात के समय सभी सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से बहुत जोर जोर से आंधी और तूफान चलने लगते हैं, जिसके चलते अचानक से तमन्ना की झोपड़ी के ऊपर से छत उड़ जाती है और सभी लोग नींद से जाग जाते हैं। हे भगवान, धर्मेंद्र बच्चों को इकट्ठा कर, नहीं तो किसी को चोट लग सकती है। हरिहर और धर्मेंद्र दोनों बच्चों को इकट्ठा करके झोपड़ी के बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो पूरा परिवार तेज आंधी और तूफान में रुकने का कुछ इंतजाम ढूंढने लगते हैं। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें कूड़े के खत्ते के पास बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। बच्चों, चलो जल्दी से इस पाइप के अंदर घुस जाओ। धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ उन बड़े बड़े पाइप में रुक जाता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब बेटा, बस कुछ ही देर की बात है, कल से जो है हमको नया घर ढूंढ लेंगे और तब तक इस ठंड को बर्दाश्त तो करने की कोशिश करनी न पड़ेगी। अरे रोहन बेटा, आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लूंगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। अगले दिन जब सवेरा हो जाता है तो तमन्ना नींद से जागती है। अरे लगता है सवेरा हो गया है, चलो अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। तमन्ना अपने परिवार के साथ वापस अपनी झोपड़ी के पास आ जाती है, लेकिन आंधी और तूफान के चलते उनकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी थी। अरे ये क्या, हमारी पूरी झोपड़ी तो तहस नहस हो गई है, अब हम क्या करें? तभी लता अपनी सिली हुई पन्नी उठाती है। हमें रहने लायक कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। लता की बात सुनकर धर्मेंद्र 4 बड़े बड़े डंडे उठाकर उस पन्नी को एक टेंट जैसा बना देता है, जिसके बाद वो कहता है, अभी के लिए इसमें गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपना खुद का पक्का ईंटों से बना हुआ मकान बनाना ही होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम खुद ही ईंट बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और चलो, हमारी मजदूरी का समय हो गया है। धर्मेंद्र तमन्ना के साथ मिलकर ईंटें बनाने के काम पर चला जाता है, जिसके चलते वो दिन भर कई सारी ईंटें बनाते हैं। वाह, आज तो तुमने काफी सारा काम किया है। ये लो, तुम्हारे पिछले और आज के पैसे मिलाकर ये पैसे बनते हैं। पैसे देखने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके चलते वो वहां से चले जाते हैं। अजी, ये तो काफी सारे पैसे हैं। इतने पैसों से तो ईंट बनाने की मशीन भी आ जाएगी और सीमेंट भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम खुद का ईंट बनाकर अपना पक्का मकान बना सकते हैं।
घर जाते समय वो दोनों रास्ते से ईंट बनाने की भट्टी और सीमेंट खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी जमीन के पास उस ईंट बनाने की भट्टी को लगा लेते हैं और बहुत मेहनत के साथ वहाँ ईंटें बनाना शुरू करते हैं। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटी, तुम परेशान मत हो, हम खुद से काम कर लेंगे। नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, इस नाते मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी लाडो रानी तो बहुत बड़ी हो गई। अगर ऐसी बात है तो तुम हमें ईंट बनाने के लिए सीमेंट उठा उठा कर देती जाओ। तमन्ना के कहने के बाद रूपा उसे सीमेंट उठा उठा कर देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे रोहन और राजू एक साथ खेलते रहते हैं। काम होने के बाद वो सभी चटनी और रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो धर्मेंद्र और तमन्ना मजदूरी करने चले जाते हैं और शाम को वापस लौटने के बाद वो अपनी खुद की ईंटें बनाने लगते हैं। उन्हें ईंट बनाते हुए गांव के कई लोग देखते हैं। और वाह, धर्मेंद्र भैया, तुमने तो खुद का काम करना शुरू कर दिया। अगर दिहाड़ी पर कुछ लोग चाहिए तो मुझको जरूर बताना। अरे नहीं भाई, दरअसल ये मजबूरी है मेरी। हमारा पक्की ईंटों का कोई मकान नहीं है, इसीलिए मैं और तमन्ना खुद ही ईंटें बना रहे हैं। बाजार में ईंट बहुत महंगी है, जो कि हम खरीद तो सकते नहीं हैं। अरे वाह, यही तो खूब बढ़िया बात है। भैया, एक काम करो, आप मेहनत करते रहो, हम आपका साथ हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र अपने काम में लग जाते हैं। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो अपना पक्की ईंटों का मकान बनाकर तैयार कर लेते हैं और ईंटें बनाने वाली भट्टी भी घर में ही लगा लेते हैं, जिसके चलते उनका घर गर्म ही रहता है। आखिरकार हमारा मकान बन ही गया। हाँ माँ जी, कड़ी मेहनत के बाद आखिर अब हमारे पास पक्की ईंट से बना हुआ मकान है। अब चाहे आंधी आए या तूफान या फिर हो सर्दी जबरदस्त, हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें तुमने बहुत मेहनत किया है। एक तरफ बच्चे तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये मकान कैसे बनता। बाबूजी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। वो इतना कहती ही है कि तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पे। मोटा भाई, ये घर तमन्ना और धर्मेंद्र का है क्या, जो खुद का ईंटा बनाते हैं? हाँ, कहिए आपको क्या काम है? दरअसल मुझे जो है न आपका काम बहुत पसंद आया, और जो है न मैं आपसे ही ईंटा बनवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ तमन्ना आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें किसी के पास मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी तुरंत उन्हें एडवांस में 10,000 रुपए दे देता है। मोटा भाई, ये लो एडवांस, बाकी के पैसे जैसे ही काम खत्म होंगे ना तो उसके बाद मैं दे दूंगा। वो ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र उन पैसों से और सीमेंट और घर का राशन ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को स्कूल में भी डाल देते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपना खुद का ईंटों का काम करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे रानी, तू क्या कर रही है? अरे तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे मालकिन, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी सब कुछ बना कर लाती हूँ। अरे तेरे इस 2 मिनट के चक्कर में हमारी भूख से जान निकल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुझे नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखो, रोना बंद करो, वरना मैं अभी तुम्हें निकाल दूंगी। रानी अपनी चारों मालकिनों की बातें सुनने के बाद चुपचाप काम करने लगती है। उसकी चारों मालकिन उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी, लेकिन रानी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसके चलते उसे अपनी मालकिन की सभी अत्याचारों को सहन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन रानी रसोई में बर्तन धो रही होती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से कांच के गिलास नीचे गिर जाता है। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? फिर से एक और नुकसान। अरे जीजी, जरा यहाँ तो आना, देखो इसने क्या किया है। अनन्या के चिल्लाने पर रानी की बाकी तीनों मालकिन भी आ जाती हैं, जिसके बाद एक और नुकसान। अरे तू जानती भी है ये ग्लास कितने महंगे हैं। अब इन एक्सपेंसिव गिलासों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसकी तनख्वाह से काटूंगी मैं तो। मेरे महंगे महंगे कांच के ग्लासों का इसने नुकसान कर दिया है। जी तो कर रहा है इसे पकड़ के मारूं। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, जो हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। पैसे तो मैं फिर भी तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तेरे नुकसान की भरपाई क्या हम अपनी जेबों से भरेंगे? रानी रोने लगती है, जिसके बाद वो चारों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने का वो दिन भी आ जाता है जब रानी को उसकी तनख्वाह का केवल 1/4 हिस्सा ही हाथ पड़ता है।
अरे मालकिन, ये क्या, आपने तो मुझे केवल 2000 रुपए ही दिए हैं, बाकी की 8000 रुपए कहाँ हैं? ओहो, देखो तो सही, इसे पूरी तनख्वाह चाहिए। अरे बेटा, ये जो तूने हमारे घर में नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं मालकिन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतने कम पैसे मत दीजिए, इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं चल पाएगा। अरे दूर हट, चल निकल यहाँ से, काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस गलती को माफ कर दूंगी? जब देखो इस घर में नुकसान करती रहती है, उसकी भरपाई करने के लिए तेरी तनख्वाह तो काटनी ही पड़ेगी ना। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो इसको अकल कैसे आएगी? इसको सबक सिखाने के लिए उसकी तनख्वाह काटना बहुत जरूरी है। अगर तुझे पैसे लेने हैं तो ले ले, वरना तुझे ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझी तू? रानी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है, जिसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो चुपचाप अपनी मालकिन के हाथ से 2000 रुपए ले लेती है और अपने घर लौट आती है। बेचारी उन पैसों से केवल अपने घर का राशन ही डलवा पाती है, जिसके चलते वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पाती। एक तरफ रानी की चारों मालकिन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, तो दूसरी तरफ उसका मकान मालिक उसे घर से निकालने की धमकी देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी चारों मालकिन शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अरे जाने मन, अपने सारे गम मेरे साथ बांटो, मैं तुम्हारे सारे गमों को एक रात में ही दूर कर दूंगा। जब से हम चारों के पति भगवान को प्यारे हुए हैं, तब से हमने तो जिंदगी को सही से जीना ही छोड़ दिया था। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे अपने पति की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे तुम लोग परेशान क्यों होती हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमने तो सुना ही होगा, बेस्ट फ्रेंड विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो हमारा फायदा उठाओ, हम तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है हम चारों तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगी? अरे तो आ जाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शिल्पा अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही तुम बोलते जाओगे। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन जोर से शिल्पा का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे बेबी डॉल, अब तो यहाँ पर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। वो चारों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन और राघव दोनों उनके नशे में होने का फायदा उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे चलो चलो, जोर से चिल्लाओ और अपनी मदद के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे चिल्लाने पर भी यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अरे अरे छोड़ दो हमें, हमारे साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार अगर मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि पुलिस की धमकी देने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे? हम दोनों तुम चारों का आज वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखती जाओ अब आगे क्या होता है। राघव और अर्जुन दोनों ही उन चारों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसके चलते ये सब रानी देख लेती है और तुरंत छुपकर अपनी मालकिन के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी से लोखंडवाला में जो लाल मंदिर है उसके सामने वाले घर में आ जाओ। यहाँ पर 2 बदमाश मेरी मालकिनों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। रानी के कंप्लेन करने के थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस राघव और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। दिशा, अनन्या, शिल्पा, तनीषा वो चारों पुलिस को देखकर उनका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। तभी पुलिस उन चारों से कहती है, अरे तुम्हारी जान बचाने वाले हम नहीं, तुम्हारे घर की नौकरानी है, जिसने सही वक्त पर रहते हमें ये सूचना दी कि तुम चारों की जान मुसीबत में है। आज अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं तुम चारों का क्या होता। ये सुनते ही उन चारों को बहुत अफसोस होता है और पुलिस के जाने के बाद वो चारों मिलकर रानी से माफी मांगते हुए कहती हैं, रानी, तुमने हमारी इतनी मदद की, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से ही बची है, नहीं तो वे दरिंदे हमारे साथ पता नहीं क्या करते। जब से तुम हमारे घर में काम करने आई हो तब से ही हम चारों बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के चलते तुमने काम नहीं छोड़ा और हम सभी के अत्याचारों को सहन किया। आज हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने भी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, हो सके तो मुझे भी तुम माफ कर देना, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, मैं जानती हूँ कि हम चारों की गलतियां माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहती हूँ। आज से तुम हमारे घर की नौकरानी नहीं, रानी हो, और तुम हमारी ही तरह इस घर में रहोगी।
उस दिन के बाद से वे चारों रानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो रानी को अपने घर का एक कमरा रहने के लिए दे देती हैं, जिसमें रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों मिलकर रानी के दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं।